प्रश्न देखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ में कब से ग्रामीण परिवारों का सामाजिक आर्थिक सर्वे होगा? यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 1 अप्रैल। ध्यान दीजिएगा 1 अप्रैल। चलिए ध्यान दीजिएगा डिटेल से। देखिए कि छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से ग्रामीण परिवारों का सामाजिक आर्थिक सर्वे होगा और सर्वे के लिए कार्य योजना जो है 20 मार्च 2023 तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। और इस सर्वे में दोस्तों पिछले 12 वर्षों की अवधि में केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न विकास एवं हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन से ग्रामीण परिवारों के आर्थिक सामाजिक जीवन में दोस्तों हुए प्रभावों की जानकारी एकत्र की जाएगी और इससे देखिए भावी योजनाओं एवं नीतियों के निर्माण में सहायता मिलेगी। ओके, और वही है कि साथ ही जो चिन्हित पात्र जो परिवार है उनको लाभान्वित किया जाएगा। ओके, और वही है कि 2011 से जनगणना नहीं होने का उल्लेख करते हुए दोस्तों भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ में सर्वे करवाने का जो है घोषणा किया है। ओके, की थी, ठीक है, विधानसभा में। ओके, ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा चाक परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चाक परियोजना कितने करोड़ रुपए? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 400 करोड़ रुपए। ध्यान दीजिएगा 400 करोड़ रुपए। चलिए डिटेल से देखिएगा। देखिए कि राज्य सरकार द्वारा दोस्तों है ना स्कूल शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत चाक परियोजना के लिए 400 करोड़ रुपए, सर्व शिक्षा अभियान के लिए 1380 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के लिए 681 करोड़ रुपए और पीएम श्री योजना के लिए 60 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए 85 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया गया है। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कहाँ माँ दंतेश्वरी के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है गिदम। ध्यान दीजिएगा गिदम। तो याद रखना है दोस्तों कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा में माँ दंतेश्वरी मंदिर परिसर में आयोजित फागुन मड़ई में आए देवी देवताओं के विदाई समारोह में शामिल हुए और यहाँ मुख्यमंत्री ने गिदम में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का जो है नामकरण माँ दंतेश्वरी के नाम पर करने, गिदम को नए राजस्व अनुभाग का दर्जा देने और शंखनी डंकनी नदी में दोस्तों पर्यटन के लिए रिवर फ्रंट व्यू पॉइंट का जो है निर्माण करने की घोषणा की है। और इस साल दोस्तों बजट में प्रदेश में 4 जो है मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है। कहाँ? मनेंद्रगढ़, जांजगीर, कवर्धा और गिदम में। ठीक है, चलिए वही है। और भी देखिए कि दंतेवाड़ा जिले के सामुदायिक वन अधिकार पत्र जो है वितरण के तहत 5 देवगोड़ियों को दोस्तों प्रतीकात्मक स्वरूप सामुदायिक वन अधिकार पत्र जो है वितरण किया गया है और दंतेवाड़ा जिले में दोस्तों अब तक 122 देवगुड़ियों को सामुदायिक वन अधिकार पत्र जो है जारी किया जा चुका है। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ का बजट 2023-24 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर असत्य पूछा गया है, कूट के माध्यम से उत्तर देना है। ध्यान दीजिएगा, कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, देखिए बजट ब्रीफकेस में अंकित भित्ति चित्र रायपुर व अंबिकापुर के शहरी गौठान में गोबर पेंट से बनाया गया था। दूसरा देखिए इस बजट की संज्ञा न्याय का बजट था। तीसरा देखिए कि ब्रीफकेस के फ्रंट साइड में छत्तीसगढ़ महतारी का भित्ति चित्र बनाया गया था। यहाँ पर देखिएगा चौथा ब्रीफकेस के दूसरी तरफ माँ कामधेनु की छवि अंकित था। यहाँ पर देख लीजिएगा, कूट के माध्यम से उत्तर देना है। देखिए कौन सा असत्य है ना? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है केवल 2। ध्यान देना है, इस बजट की संज्ञा न्याय का बजट नहीं था दोस्तों, भरोसे का बजट था। ओके, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए डिटेल से देखते हैं दोस्तों। ध्यान देना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा दोस्तों 6 मार्च को वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया गया और यह बजट छत्तीसगढ़ का दोस्तों याद रखना 23वां बजट था व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का 5वां बजट था। ध्यान देना है कि बजट की जो संज्ञा है भरोसे का बजट था। ध्यान देना है कि 2023-24 की जो बजट की संज्ञा है न्याय का बजट था। ध्यान दीजिएगा। और देखिए कि बजट प्रस्तुत करने हेतु जिस ब्रीफकेस का उपयोग किया गया था वह गोबर पेंट से पेंट की गई थी एवं ब्रीफकेस के जो है फ्रंट साइड में छत्तीसगढ़ महतारी का भित्ति चित्र बनाया गया था। वह ब्रीफकेस के दूसरी तरफ माँ कामधेनु की छवि अंकित था जिसमें बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय दर्शाई गई है जो नागरिकों के प्रति सरकार के स्नेह को दर्शाती है। तो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और भी है,
देखिए कि बजट ब्रीफ केस में अंकित भित्ति चित्र छत्तीसगढ़ के रायपुर व अंबिकापुर है ना, गौठान का नाम याद रखना है अंबिकापुर का, घूटरापारा गौठान में स्थित शहरी गौठान में दोस्तों गोबर पेंट से बनाया गया था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कलाकृति युक्त गोबर पेंट से निर्मित भित्ति चित्र वाले ब्रीफ केस को तैयार करने में 15 दिन का समय लगा और 9 विभिन्न रंगों का जो है प्रयोग कर कलाकार के द्वारा बनाया गया था। और इन भित्ति चित्रों की दोस्तों कलाकृति सरगुजा के ग्राम सुखरी के भित्ति चित्र के कलाकारों के द्वारा दोस्तों किया गया है। याद रखना है राधे श्याम आर्टिस्ट के द्वारा दोस्तों ब्रीफ केस में पेंट किया गया था। गोबर मिट्टी जूट के बने इस ब्रीफ केस को दोस्तों बहुत जल्द गोधन एम्पोरियम में डिस्प्ले में लगाया जाएगा। ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है देखिए निम्नलिखित में से किस ग्राम में गौतम बुद्ध की प्राचीन प्रतिमा मिली है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है सोनरा। ध्यान दीजिएगा सोनरा। चलिए डिटेल से देखते हैं। देखिए कि रायपुर जिला अंतर्गत धरसीवा क्षेत्र के ग्राम सोनरा में गृह निर्माण के लिए किए जा रहे उत्खनन कार्य के दौरान पांडुवंशी काल की प्राचीन बुद्ध प्रतिमा सहित अन्य पुरातात्विक प्रतिमाएं मिली हैं। और ग्राम सोनरा में दोस्तों श्री याद रखना दिलेंद्र है ना, दिलेंद्र बनछोड़ द्वारा किए जा रहे गृह निर्माण कार्य में उत्खनन के दौरान दोस्तों गौतम बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। और रायपुर से बिलासपुर मुख्य मार्ग से 16 किलोमीटर की दूरी पर सांकरा से 2 किलोमीटर पश्चिम दिशा में ग्राम सोनरा स्थित है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो स्थल है खारून नदी से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर है ना, पश्चिम दिशा पर स्थित है। उत्खनन कार्य के दौरान दोस्तों भूमि की सतह से लगभग 3 फीट की गहराई से बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। स्थानीय बालुए पत्थर से निर्मित इस प्रतिमा की जो चौड़ाई है 74 सेंटीमीटर, ऊंचाई 87 सेंटीमीटर, मोटाई जो है 40 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा कि बुद्ध की इस विशाल प्रस्तर प्रतिमा के माथे पर दोस्तों उड़ना तिलक चिन्ह का अंकन है और इस आधार पर इसे ध्यानी बुद्ध कहा जा रहा है। और बुद्ध की यह आवच प्रतिमा अपूर्ण है जिस पर छेनी के चिन्ह साफ दिखाई दे रहे हैं। ध्यान दीजिए त्रिस्तरीय निर्माण तकनीक में बनी बुद्ध प्रतिमा का यह ऊपरी भाग है और इस तकनीक की बनी बुद्ध प्रतिमा याद रखना सिरपुर, राजिम और बिहार के बोधगया में देखे जा सकते हैं। और प्रतिमाओं में दोस्तों भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध, उपासक, अज्ञात स्थानक प्रतिमा, यौगिक ध्यानी मुद्रा में बुद्ध, ललितासन मुद्रा, तारा स्थानक बोधिसत्व के साथ ही 4 शिवलिंग, 4 खंडित पायदान सिलबट्टे, एक प्रणाल युक्त प्रतिमा पीठ और कुछ खंडित प्रतिमाएं व स्थापत्य खंड प्राप्त हुए हैं। ओके, तो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये भी है कि ये जो उक्त स्थल से पुरावशेष जो प्राप्त हुए हैं पांडुवंशी काल के हैं, 6वीं से 9वीं शताब्दी के, याद रखना है, प्रतीत हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है देखिए इस वर्ष कितने नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने का प्रस्ताव है? यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 101। ध्यान दीजिएगा 101। तो याद रखना दोस्तों कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना के तहत प्रारंभ में 52 अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोला गया था जो अब बढ़कर 279 स्कूलों तक पहुंच गई है, याद रखना है। और इसमें 32 स्कूल हिंदी माध्यम के हैं तथा 247 स्कूलों में हिंदी के साथ अंग्रेजी माध्यम में भी शिक्षा दी जा रही है। और शिक्षा सत्र दोस्तों 2022-23 में 2,38,961 बच्चों ने इन स्कूलों में दोस्तों प्रवेश कर लिया है। ओके, ध्यान दीजिएगा। देखिए कि इस वर्ष 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल जो है खोलने का प्रस्ताव है और इस योजना के लिए 870 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस किसे बनाए गए हैं? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है गौतम भादुड़ी। ध्यान देना है गौतम भादुड़ी। तो याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति कर दी गई है और जस्टिस गौतम भादुड़ी नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। और देखिए वे जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी के रिटायरमेंट के बाद यह पद संभालेंगे। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न, वर्ष 2022 का व्यास सम्मान किसे दिया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है ज्ञान चतुर्वेदी। ध्यान देना है ज्ञान चतुर्वेदी। तो याद रखना है दोस्तों कि वर्ष 2022 का व्यास सम्मान प्रख्यात लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया जाएगा और उन्हें उनके उपन्यास पागल खाना के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह सम्मान दिया जाता है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा और बैकग्राउंड नॉइस के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ।
देखिए भैंसा लोटा नृत्य निम्नलिखित में से किस समुदाय की परंपरा है। यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है मांझी। ध्यान दीजिएगा, मांझी। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि भैंसा लोटन डांस सरगुजा जिले में मांझी समाज के भैंसा गोत्र के लोगों में विवाह की है ना परंपरा ऐसी है जिसमें लड़की के भाई भैंसा बनकर कीचड़ में लुटकर दूल्हे और बारातियों का स्वागत करते हैं। मांझी समुदाय में जो शादी होती है दोस्तों है ना, उसमें भैंसा गोत्र के लोग कीचड़ में लुटकर परघाते हैं। ओके, तो याद रखना है किस जिले से संबंधित है और किस समुदाय से संबंधित है। ठीक है, चलिए। हाल ही में चर्चित पुरुंगा कोल ब्लॉक छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर कौन सा है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है रायगढ़। ध्यान दीजिएगा, रायगढ़। चलिए, चर्चा में क्यों है, देखिए कि कोयला मंत्रालय के कमर्शियल माइनिंग के अंतर्गत 36 कोल ब्लॉकों की नीलामी के तहत 16 ब्लॉकों की नीलामी की गई है और इसमें छत्तीसगढ़ की दतीमा कोल ब्लॉक को श्री सीमेंट लिमिटेड ने व पुरुंगा ब्लॉक को सीजी नेचुरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड ने हासिल कर लिया है। ध्यान दीजिएगा कि वहीं छत्तीसगढ़ की 2 और कोल ब्लॉक गारे पेलमा सेक्टर 4-2 व सेक्टर 4-3 की जो है नीलामी की प्रक्रिया चल रही है। याद रखना है, ध्यान दीजिए कि छत्तीसगढ़ के आवंटित किए गए सूरजपुर के दतीमा कोल ब्लॉक में 1330 लाख जो है टन कोयले का भंडार है और इससे भैया थान, कुमदा व राई प्रभावित होंगे। ध्यान दीजिएगा। विश्रामपुर भड़गांव मार्ग पर स्थित दतीमा कोल ब्लॉक भूमिगत कोयला खदान के रूप में संचालित होगा। वहीं ध्यान देना है और याद रखना है कि रायगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले पुरुंगा कोल ब्लॉक से कुकदर, तरफ भंजली और समर सिंगल गांव जो है प्रभावित होंगे। यहाँ 2600 लाख टन जो है कोयले का भंडार है ना। याद ये रखना है कि देखिए ये आपका पुरुंगा कोल ब्लॉक किस जिले में है, दतीमा कोल ब्लॉक किस जिले में है, ये इंपॉर्टेंट है, लाइफ टाइम आपको रखना है याद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए प्रदेश के पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत द नगरी जल प्रपात में कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 1400 मेगावाट। ध्यान दीजिएगा, 1400 मेगावाट बिजली। चलिए देखिएगा, देखिए कि प्रदेश में 5 स्थानों को पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजना के लिए चिन्हित किया गया है, जिसमें दोस्तों जसपुर के द नगरी जलप्रपात में 1400 मेगावाट व रौनी में, ये भी जसपुर जिले में है, यहाँ पर 2100 मेगावाट तक बिजली का जो है उत्पादन का अनुमान है और यहाँ पन बिजली परियोजना पर प्लानिंग किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा कि जलप्रपातों से दोस्तों पंप स्टोरेज हाइडल इलेक्ट्रिक प्लांट से बिजली का जो है उत्पादन की योजना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर बनाने का जो काम है केंद्र सरकार के उपक्रम वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज विस्कोस को दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, जल विद्युत नीति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में राज्य जल विद्युत परियोजना पंप स्टोरेज आधारित, याद रखना, स्थापना नीति 2022 बनी है। ओके, तो ये सब पॉइंट है इंपॉर्टेंट। रौनी और आपका द नगरी जलप्रपात किस जिले में है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न अति इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन सी रचना विनोद कुमार शुक्ल की कृतियों में शामिल नहीं है। तो नहीं है पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में एक न एक प्रश्न पूछेंगे, याद रखना है। तो इसका जो है कौन सा जो कृति है इसमें का नहीं है, ऑप्शन नंबर डी है बेटी के विदा। ठीक है, बाकी तीनों ऊपर का है, ध्यान देना है। चलिए देखिएगा कि विनोद कुमार शुक्ल के जो है ना, इनकी रचनाओं में कहानी संग्रह में पहले देखिए पेड़ पर कमरा महाविद्यालय, उपन्यास में देखिए कि नौकर की कमीज है, यहाँ पर नौकरी लिखा गया है, माफ़ करिए नौकर है। नौकर की कमीज खिलेगा तो देखेंगे दीवार में एक खिड़की रहती थी। कविता संग्रह में देखिए लगभग जय हिंद, वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा और अतिरिक्त नहीं, कविता से लंबी कविता और आकाश धरती को खटखटाता है। ये उनकी सब रचनाएं हैं। ध्यान देना है कि बेटी के विदा ये दानेश्वर शर्मा जी की रचना है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा किसे स्वच्छ सुजल भारत बनाने की दिशा में जमीनी स्तर पर महिलाओं के नेतृत्व और उनके योगदान को उजागर करने हेतु सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है अंजिता गोपेश साहू। ध्यान दीजिएगा, अंजिता गोपेश साहू। चलिए ध्यान से देखिएगा, विस्तार से देखेंगे।
दुर्ग जिला के पाटन क्षेत्र अंतर्गत पतोरा गांव की सरपंच अंजिता गोपे साहू का स्वच्छ सुजल भारत बनाने की दिशा में जमीनी स्तर पर महिलाओं के नेतृत्व और उनके योगदान को उजागर करने और स्वीकार करने के लिए सम्मान हेतु चयन किया गया है। और ग्राम पंचायत पतोरा को दोस्तों स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान मिलेगा। दिल्ली में राष्ट्रपति के हाथों यह सम्मान सरपंच श्रीमती अंजिता गोपे साहू प्राप्त करेंगी और उनका चयन गंदे पानी का उचित निपटारा है ना, फीकल स्लज मैनेजमेंट वर्ग में हुआ है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय जल मिशन अन्य राष्ट्रीय जल संरक्षण प्रयासों के तहत स्वच्छ और सुजल गांव में महिला नेतृत्व का जश्न मनाने के लिए 4 मार्च को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान का आयोजन किया जा रहा है। ओके, ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। चलिए देखिए ये वाला प्रश्न, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोटे अनाज के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा पहला दिया गया है, कूट के माध्यम से उत्तर देना है और ध्यान रखना है ये इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मिलेट्स फसल के अंतर्गत अब तक लगभग 12 करोड़ रुपए की राशि की खरीदी की जा चुकी है। दूसरा देखिए कि राज्य सरकार द्वारा अब तक 38,686 क्विंटल कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी की जा चुकी है। तीसरा देखिए भारत, नाइजीरिया और चीन विश्व में मिलेट्स फसल बाजरा के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। चौथा देखिए कि भारत में छत्तीसगढ़, बिहार है ना और हरियाणा, पंजाब और उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मिलेट्स फसल का उत्पादन हो रहा है। पांचवा देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो कौन कौन सा जो है सही नहीं है ऐसा पूछा गया है, तो कूट के माध्यम से उत्तर देना है। यहाँ पर ऑप्शन है देख लीजिएगा और इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर देखिए है ना, सी सही है। 4 और 5 दोनों सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा ना। चलिए विस्तार से देखेंगे इसके संबंध में, ध्यान दीजिएगा आप है ना। तो देखिए मोटे अनाज को दोस्तों मिलेट्स कहा जाता है, याद रखना है। और छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी एवं रागी की फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है और प्रदेश में दोस्तों अब तक 11 करोड़ 94 लाख रुपए की है ना 38,686 क्विंटल कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी हो चुकी है। ध्यान दीजिएगा, देखिए कि राज्य लघु वनोपज संघ के अनुसार कोदो की खरीदी 30 रुपये प्रति किलो, कुटकी की खरीदी 31 रुपये और रागी की खरीदी 35.78 रुपये प्रति किलो की दर से की जा रही है। ध्यान दीजिए कि अब तक जो है 31,750 क्विंटल जो है याद रखना है कोदो, 1,738 क्विंटल कुटकी और 5,558 क्विंटल जो है रागी की खरीदी की जा चुकी है, याद रखिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दोस्तों वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, याद रखना है। भारत में दोस्तों राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिलेट्स फसल का उत्पादन हो रहा है। और ध्यान दीजिए कि मिलेट्स अनाजों के जो है प्रमाण सबसे पहले सिंधु सभ्यता में पाए गए हैं और ये भोजन के लिए दोस्तों उगाए गए पहले पौधों में से एक थे। ध्यान दीजिएगा कि मिलेट्स अनाजों का लगभग 131 देशों में इसकी खेती की जाती है और यह एशिया और अफ्रीका में लगभग 60 करोड़ लोगों के लिए पारंपरिक भोजन है। भारत, नाइजीरिया और चीन विश्व में बाजरा के सबसे बड़े उत्पादक हैं, जिनका वैश्विक उत्पादन दोस्तों उत्पादन में जो है 55% से अधिक की जो है हिस्सेदारी है। ध्यान दीजिए, बाजरा अपने उच्च प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और लौह तत्व जैसे खनिजों के कारण है ना गेहूं और चावल की तुलना में कम खर्चीला तथा पौष्टिक रूप में बेहतर है। ओके, तो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से, ध्यान दीजिएगा और लाइफ टाइम इसको याद रखिएगा। ओके, ये वाला प्रश्न देखिए, भोरमदेव महोत्सव का आयोजन है ना कब से किया जाएगा, तो कब से किया जाएगा देख लीजिएगा, ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 19 मार्च, ध्यान दीजिएगा 19 मार्च। चलिए ध्यान दीजिए कि कबीरधाम जिला अंतर्गत प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर के नाम से आयोजित होने वाले भोरमदेव महोत्सव 2023 का आयोजन 19 से 20 मार्च को किया जाएगा और यह 27वां भोरमदेव महोत्सव होगा। ओके, ध्यान दीजिएगा ना। चलिए ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा मोती की खेती को बढ़ावा देने हेतु कितने उत्पादन एवं प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है, ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 5, ध्यान दीजिएगा 5। चलिए
ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा मोती की खेती को बढ़ावा देने का जो है निर्णय लिया गया है और मोती के कारोबार से लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने राज्य शासन ने दोस्तों बलौदाबाजार जिले से इसकी शुरुआत की है और इसके अंतर्गत 5 उत्पादन एवं प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। ध्यान दीजिए 5 स्थल जहां मोती के उत्पादन एवं प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं उसमें बलौदाबाजार अंतर्गत चिरचिदा, डंडनी, खम्हारडी, कसियारा और तिल्दा है। ध्यान देना है यहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ध्यान दीजिएगा। देखिए कि सीप से दोस्तों मोती तैयार किया जाता है और मोती को तराशने के बाद इसकी कीमत बाजार में 600 रुपये से 1000 रुपये तक है और राज्य शासन द्वारा पूरे सेटअप बनाने से लेकर इसकी खेती करने के लिए 6 लाख रुपए तक की दोस्तों स्वीकृति दी है। ओके, चलिए निम्नलिखित में से किसके नाम पर कविता लेखन के क्षेत्र में राज्य अलंकरण पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है पवन दीवान। ध्यान दीजिएगा पवन दीवान। चलिए देखिएगा इसके संबंध में विशेष याद रखना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा संत कवि पवन दीवान के सम्मान में उनके नाम से कविता लेखन के क्षेत्र में राज्य अलंकरण पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा किया है। याद रखना है कि संत कवि पवन दीवान के नाम से यह पुरस्कार आगामी वर्ष है ना, आगामी वर्ष से दोस्तों राज्य अलंकरण समारोह को प्रति वर्ष प्रदान किए जाएंगे। याद रखना है। और राजिम के पास दोस्तों स्थित किरवई गांव में 1 जनवरी 1945 को उनका जन्म हुआ था। याद रखना है पवन दीवान जी का। ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि वह पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी से जुड़े हुए थे और उनके बारे में एक नारा प्रसिद्ध है, पवन नहीं वह आंधी है, छत्तीसगढ़ का गांधी है। ओके, ध्यान दीजिएगा। उनकी प्रकाशित पुस्तकों में कविता संग्रह मेरा हर स्वर इसका पूजन और याद रखना है अंबर का आशीष उल्लेखनीय है। ध्यान दीजिएगा अंतरिक्ष बिंब और महानदी नामक साहित्यिक पत्रिकाओं का जो है संपादन किया है उसने, है ना। ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। और 2 मार्च 2014 को उनका निधन हो गया। और ध्यान दीजिएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को विप्रकुल गौरव शिखर सम्मान 2023 से नवाजा गया है। और इसी तरह अरुण कुमार निगम तथा काशीपुरी कुंदन को संत कवि पवन दीवान स्मृति अस्मिता सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। ओके, ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 में रायपुर जिला राष्ट्रीय स्तर के रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है द्वितीय। ध्यान दीजिएगा द्वितीय। चलिए देखिएगा इसके संबंध में डिटेल से। देखिए कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 में जिला रायपुर ने याद रखना है तिमाही अक्टूबर से दिसंबर 2022 के मध्य क्वार्टरली प्रोग्रेस रैंकिंग में सर्वोत्तम प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तर के रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और ध्यान दीजिएगा कि भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सर्वेक्षण किया गया है जिसमें कर्नाटक के हावेरी जिला को प्रथम व कर्नाटक के ही बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट को तीसरा स्थान मिला है। याद रखना है। और याद रखना है कि रायपुर जिला को दोस्तों फर्स्ट स्टार कैटेगरी में दूसरा स्थान मिला है। ओके, ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। चलिए खेलो इंडिया तीरंदाजी स्पर्धा रायपुर में कब होने जा रही है? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी सही है 26 मार्च। ध्यान दीजिएगा 26 मार्च। चलिए इसके संबंध में देखिएगा। देखिए कि खेलो इंडिया तीरंदाजी स्पर्धा 26 मार्च को राजधानी रायपुर में होने जा रही है और इस प्रतियोगिता की थीम है 10 कदम। ध्यान दीजिएगा। और इसमें महिला सब जूनियर तीरंदाज प्रतिभागी होंगी। ध्यान दीजिएगा कि भारत सरकार के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा खेलो इंडिया के सहयोग से पूरे देश भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 10 खेलों को 10 प्रदेशों में अलग अलग नामों से कराया जा रहा है। याद रखिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 से लिया गया है। देखिए छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला देखिए 2022 में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर 38 है। और देखिए राज्य निर्माण के समय शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर 77 था। तीसरा देखिए कि वर्ष 2030 तक राज्य के लिए शिशु मृत्यु दर का लक्ष्य प्रति 1000 जीवित जन्म पर 5 रखा गया है। यहाँ पर कूट के माध्यम से उत्तर देना है। देखिएगा कौन कौन सा जो कथन है वो सत्य है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ध्यान दीजिएगा 1 और 2 ही सत्य है। याद रखिएगा।
चलिए कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। याद रखिएगा दोस्तों, व्यापम हो या सीजीपीएससी प्री हो, कोई भी सीजी लेवल का एग्जाम हो, है ना एक आर्थिक सर्वेक्षण से जो है प्रश्न देखने को मिलेगा ही। इस बार 10-10 12-12 प्रश्न पूछे गए थे, ध्यान दीजिएगा, और सभी कूट के माध्यम से, तो लेवल बढ़ाना है। चलिए इसके संबंध में देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में 2001 से 2003 में दोस्तों मात्र मृत्यु दर 1 लाख प्रति जीवित जन्मों पर 379 थी, याद रखना है, और यह घटकर 137 हो गई है। और यह जो रिपोर्ट है SRS रिपोर्ट 2018-20 के अनुसार है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि 2022 में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर 38 हो गई है, जो राज्य निर्माण के समय दोस्तों यह प्रति 1000 जीवित जन्म पर 77 था। ध्यान दीजिएगा कि वही सतत विकास लक्ष्य में दोस्तों वर्ष 2030 तक राज्य के लिए शिशु मृत्यु दर का लक्ष्य प्रति 1000 जीवित जन्म पर 15 रखा गया है। ओके, तो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये वाला प्रश्न देखिए छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 किसके द्वारा तैयार किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ध्यान दीजिएगा, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन ए सही है। तो वही है, ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा तैयार किया गया है। और इसका जो है ना ऑफिस कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, तो इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए छत्तीसगढ़ वर्ष 2022-23 खरीफ सीजन में कुल कितने हजार मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी कर रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 107.51, ध्यान दीजिएगा 107,51,000 मीट्रिक टन। देखिएगा इसके संबंध में देखिए कि छत्तीसगढ़ वर्ष 2022-23 खरीफ सीजन में कुल 107,51,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी का जो है रिकॉर्ड बनाया है। और देखिए छत्तीसगढ़ देश का दोस्तों 4.1% भौगोलिक क्षेत्र लिए हुए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2020-21 के लिए छत्तीसगढ़ के GSDP स्थिर भाव पर कितने प्रतिशत दर्ज की गई है। ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है -1.8। तो ध्यान दीजिएगा कोरोना काल था, ओके, तो -1.8। चलिए ध्यान दीजिएगा छत्तीसगढ़ के जो है GSDP स्थिर भाव पर कौन से वर्ष में कितने दर्ज की गई है, यहाँ पर देख लीजिएगा। 2012-13 में दोस्तों 5%, 2013-14 में 10%, 2014-15 में 1.77%, 2015-16 में 2.57%, 2016-17 में 12.13%, 2017-18 में 3.01% और 2018-19 में 11.10%, 2019-20 में 2.76%, 2020-21 में -1.8% वही, और 2021-22 में 8.46% और 2022-23 में दोस्तों 8% है ना दर्ज की गई है, याद रखिएगा। और ये 2022-23 में 8% रहने का अनुमान है, ध्यान दीजिएगा GSDP स्थिर भाव पर है। ओके, याद रखिएगा। और याद रखना दोस्तों कि इन सभी वर्षों का जो है औसत वृद्धि 5.73% दर्ज की गई है। ओके, और ध्यान दीजिएगा, याद रखना है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद GDP में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की भागीदारी 16.91%, उद्योग क्षेत्र की भागीदारी 49.88% व सेवा क्षेत्र की भागीदारी 33.21% रहने की संभावना है, ध्यान दीजिएगा। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ टाइम याद रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा ये वाला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा छत्तीसगढ़ की विशेष संरक्षित जनजातियों पर यात्रा पुस्तिका लिखी गई है। यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर सत्यजीत है ना साहू, ध्यान दीजिएगा डॉक्टर सत्यजीत साहू। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की विशेष संरक्षित जनजातियों पर डॉक्टर सत्यजीत साहू द्वारा लिखित एवं यात्रा शीर्षक से प्रकाशित पुस्तिका का विमोचन किया है। और डॉक्टर सत्यजीत साहू ने पुस्तिका में छत्तीसगढ़ में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजातियों के संकेंद्रण, उनकी जीवन शैली, रहन सहन और खान पान का जो है उल्लेख किया है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए और भी है जनजातियों के ऊपर जो है लिखी गई जो बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है।
ध्यान दीजिएगा वेरियल एल्विन द्वारा द मुड़िया एंड देयर घोटुल याद रखना है, द गौर उन्हीं के द्वारा लिखी गई है, द अगरिया उन्हीं की है, द बैगास उन्हीं की है, ठीक है। और देखिए एस सी राय का द बिरहोर है और श्यामाचरण दुबे जी का द कमार है, ध्यान दीजिएगा। जॉर्ज ग्रियसर्न का द मारिया ऑफ बस्तर, और ध्यान दीजिएगा दोस्तों पीवी नायक का है द भील, और दयाशंकर नाग जी का है द ट्राइबल इकोनॉमी जो कि बैगा जनजातियों पर है। तो ये सभी बुक याद रखना है पुस्तक को, ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है, ध्यान दीजिएगा ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए दंतेवाड़ा जिला में फाल्गुन मड़ई की शुरुआत किसने की थी? तो किसने की थी, यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है पुरुषोत्तम देव, ध्यान दीजिएगा पुरुषोत्तम देव। चलिए इसके संबंध में डिटेल से देखिए। दंतेवाड़ा जिला में दोस्तों फाल्गुन मड़ई का जो है आयोजन किया जाता है और दंतेश्वरी देवी के सम्मान में प्रतिवर्ष होली के उपरांत फाग मड़ई का जो है आयोजन दंतेवाड़ा जिला में किया जाता है। बसंत पंचमी से शुरू होने वाले इस फागुन मड़ई में दोस्तों शामिल होने ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रों से लगभग 800 देवी देवताओं का आगमन होता है। याद रखना है दोस्तों कि फागुन मास के अंतिम 10 दिनों में आयोजित आदिवासी समाज की पारंपरिक देव भक्ति, आदिवासी संस्कृति और लोक नृत्यों का यह उत्सव अपने चरम पर होता है और आदिवासी लोक संस्कृति, परंपराओं, मान्यताओं को जीवित रखने के लिए राजा पुरुषोत्तम देव ने फागुन मड़ई की शुरुआत की थी। ध्यान दीजिएगा चर्चा में क्यों था, क्योंकि मुख्यमंत्री को दोस्तों दंतेवाड़ा में आयोजित फागुन मड़ई में है ना आमंत्रित किया है। तो इस मड़ई में दोस्तों मुख्यमंत्री को जो है आमंत्रित किया है, इसीलिए चर्चा में था। चलिए इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा, डाटा वाला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। देखिए पिछले है ना छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष की तुलना में प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा, प्रति व्यक्ति आय में पूछा गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 10.93%, ध्यान दीजिएगा 10.93%। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए कि वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय 1,33,898 रुपये प्रति वर्ष है, जो कि पिछले वर्ष 2021-22 से 10.93% अधिक है, याद रखना है। और 2021-22 में दोस्तों प्रति व्यक्ति आय छत्तीसगढ़ में 1,20,704 रुपये प्रति वर्ष था। ओके, ध्यान दीजिएगा। और वहीं याद रखना है दोस्तों कि वर्ष 2022-23 में देश में प्रति व्यक्ति आय 1,70,620 रुपये प्रति वर्ष है, और जो कि दोस्तों है ना पिछले वर्ष 2021-22 से 13.73% अधिक है। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये सब पॉइंट को डाटा वाला है ना, दिमाग में अपलोड करिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष 2022-23 की तुलना में जीएसडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ध्यान दीजिएगा, है ना। तो याद रखना है प्रचलित मूल्य पर पूछा गया है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 11.23%, 11.23%। ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए कि छत्तीसगढ़ है ना, तो छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में पिछले वर्ष की तुलना में 11.23% की वृद्धि हुई है। याद रखना है 2000 है ना 23-24 का है ये प्रचलित मूल्य पर। ओके, और वहीं याद रखना है कि स्थिर मूल्य पर छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद वही है, ठीक है। वर्ष 2023-24 में दोस्तों पिछले वर्ष की तुलना में 8% की वृद्धि हुई है, ठीक है। मतलब 2023-24 में कितना है, 8% है, ठीक है, जीएसडीपी। ओके, ध्यान दीजिएगा, है ना। और 2000 अगर प्रचलित मूल्य में पूछा जाए तो याद रखना है 11.23%। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा ये वाला। देखिए कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी 5,09,043 करोड़ रुपए है, और वहीं वित्तीय वर्ष 22-23 में छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी 4,57,608 करोड़ रुपए था। ओके, 4,57,608 करोड़ रुपए। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न। देखिए वर्ष 2023-24 का बजट अनुमान गत वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान से कितने प्रतिशत अधिक है? तो कितने प्रतिशत अधिक है, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 17%। ध्यान दीजिएगा 17%। चलिए ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2023-24 का बजट अनुमान गत वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान से 17% अधिक है। ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2023-24 का जो बजट अनुमान है 1,21,501 करोड़ रुपए रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों के तहत
1,06,001 करोड़ रुपए जो है ना 88% में। इसमें राज्य का स्वयं का राजस्व 56,200 व केंद्र से प्राप्तियों में याद रखना है 49,801 करोड़ रुपए आवंटित है। ध्यान दीजिएगा कहाँ कहाँ से मिलेगा। पूंजीगत प्राप्तियों के तहत दोस्तों 15,500 करोड़ रुपए 12% में, याद रखना प्रतिशत में प्राप्तियां जो है अनुमानित है। और पिछले वर्ष 2022-23 का बजट अनुमान 1,04,000 करोड़ रुपए रखा गया था। ओके, ध्यान दीजिएगा पिछले वर्ष कितना है। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, ध्यान दीजिए। देखिए वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार क्षेत्रवार व्यय के तहत सबसे अधिक खर्च कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक सेवाओं पर। ध्यान दीजिएगा सामाजिक सेवाओं पर। तो ध्यान देना है कि वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार क्षेत्रवार व्यय के हिसाब से सबसे अधिक खर्च 41% के साथ सामाजिक सेवाओं पर किया जाएगा। वही सामान्य सेवाओं पर 23%, आर्थिक सेवाओं पर 36% व्यय किया जाएगा। और वहीं वर्गवार हिसाब से देखे जाए दोस्तों तो अनुसूचित जाति पर 12%, अनुसूचित जनजाति पर 33% व सामान्य जिसमें आपका ओबीसी और जनरल वर्ग आते हैं इसके लिए 55% व्यय किया जाएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा ये वाला प्रश्न। देखिए वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार सबसे अधिक व्यय किस विभाग में किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर किस विभाग में किया जाएगा देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है स्कूल शिक्षा विभाग। ध्यान दीजिएगा स्कूल शिक्षा विभाग। चलिए देखिए कि वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार सबसे अधिक व्यय स्कूल शिक्षा विभाग पर किया जाएगा। इसके लिए 19,489 करोड़ रुपए का जो बजट है प्रावधान किया गया है बजट में। ध्यान देना है कि वहीं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए 10,329 करोड़ रुपए और याद रखना है कि कृषि विभाग के लिए 10,070 करोड़ रुपए, लोक निर्माण विभाग के लिए 7,652 करोड़ रुपए, ऊर्जा विभाग के लिए 6,665 करोड़ रुपए, गृह विभाग के लिए 6,520 करोड़ रुपए याद रखना है। ध्यान दीजिए कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के लिए 6,464 करोड़ रुपए और याद रखिए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 5,497 करोड़ रुपए और याद रखिए नगरीय प्रशासन विकास विभाग के लिए 5,361 करोड़ रुपए, जल संसाधन विकास जल संसाधन देखिएगा वही है कि जल संसाधन विभाग के लिए 3,607 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किया गया है। ओके, ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। चलिए ध्यान दीजिएगा ये वीडियो सीजीपीएससी प्री व्यापम सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत मजदूर साक्षर हैं? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 49.8%। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन ए सही है। चलिए डिटेल से देखेंगे। ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ के 49.8% मजदूर साक्षर हैं। ध्यान दीजिए इस मामले में छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, दिल्ली, राजस्थान, आंध्र प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। ध्यान दीजिए महिलाओं की साक्षरता में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है और छत्तीसगढ़ में 39.2% महिलाएं साक्षर है। ध्यान दीजिएगा कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट 2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ में 60% पुरुष जो है वो पढ़े लिखे हैं। ध्यान दीजिएगा है ना, पुरुष मजदूर जो है वो पढ़े लिखे हैं, याद रखना है। और छत्तीसगढ़ के गाँवों में दोस्तों 51.2% और शहरों में 43.6% मजदूर जो है वो शिक्षित हैं और गाँव में 60.4% पुरुष और 42.2% महिलाएं शिक्षित है, जबकि शहरों में 63.3% पुरुष व 25.8% महिलाएं जो है पढ़ी लिखी हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को इम्पोर्टेंट है। ये वाला प्रश्न देखिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये वाला, है ना, आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जोड़ा होली जलाने की परंपरा है? यहाँ पर ऑप्शन है देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है जगदलपुर। याद रखना है जगदलपुर, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा इसके संबंध में। देखिए कि बस्तर के जगदलपुर शहर से 18 किलोमीटर की दूरी पर माड़पाल में माड़पाल का जो है होलिका दहन रियासतकालीन है और यहाँ 615 सालों से दोस्तों बस्तर के पूर्व राज परिवार के सदस्य होलिका दहन करते आए हैं और यहीं की होलिका वाले आग से दोस्तों जगदलपुर शहर के मावली माता मंदिर के सामने भी जोड़ा होली जलाने की परंपरा है।
और मान्यता है कि देखिए महाराजा पुरुषोत्तम देव भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे और 1408 ईस्वी में उन्हें रथपति की जो है उपाधि मिली। वे बस्तर लौट रहे थे, इसी बीच माड़पाल में रुके और होलिका दहन भी किया, तब से यह परंपरा चली आ रही है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए। देखिए निम्नलिखित में से किस स्थान में होलिका दहन की रात प्रसिद्ध मेला लगता है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है मोहदेश्वर धाम। ध्यान दीजिएगा, मोहदेश्वर धाम। चलिए ध्यान दीजिएगा कि रायपुर जिला अंतर्गत दोस्तों तरपोंगी से 1 किलोमीटर की दूरी पर मोहदा है ना, मोहदा में ये प्रसिद्ध मोहदेश्वर धाम स्थित है। और मोहदेश्वर धाम बिलासपुर देखिए रायपुर बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 पर स्थित है। यहाँ होलिका दहन की रात दोस्तों बड़ा शिव मेला लगता है और यह जो स्थान है दुर्ग, बालोद, धमतरी, बेमेतरा, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद और बिलासपुर समेत पूरे प्रदेश से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। ओके, ध्यान दीजिएगा किस जिले में है ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ लगता है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए किस पर्व पर लगता है ये इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिएगा, देश का पहला स्कूल कौन सा है जिसने छत्तीसगढ़ की 36 किस्म की भाजियों का पेटेंट करवा लिया है? तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा ये वाला। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है बहेराडी। ध्यान दीजिएगा, बहेराडी हम लोग पूर्व में भी देखे थे। ध्यान दीजिएगा कि जांजगीर चांपा जिले के बहेराडी गांव में पूरे देश का पहला किसान स्कूल है और इस किसान स्कूल में छत्तीसगढ़ की 36 किस्म की भाजियों और धान का इस स्कूल को चलाने वाले किसान ने पेटेंट करवा लिया है। और जितने भाजियों और धान की वैरायटियों का पेटेंट करवाया गया है सभी की खेती स्कूल की छत पर गमलों में की जा रही है। ध्यान दीजिएगा। और 23 दिसंबर 2021 को दोस्तों किसान दिवस के अवसर पर जांजगीर चांपा जिले के यही है ना ग्राम बहेराडी में किसान स्कूल की स्थापना की गई थी। और 2022 में दोस्तों इस स्कूल का जो नामकरण है जांजगीर चांपा क्षेत्र के याद रखना पत्रकार स्वर्गीय कुंज बिहारी साहू के नाम पर रखा गया है, याद रखना है। चलिए अब हम दोस्तों देखते हैं छत्तीसगढ़ के 36 भाजी, इंपॉर्टेंट है हमेशा के लिए, इसको याद रखना है। तो देखिएगा अमारी भाजी हो गया, चेज भाजी, तिवरा भाजी, चना भाजी, लाल भाजी, खीड़ा भाजी, गुंदली भाजी, बोहार भाजी, मुस्केनी भाजी, पटवा भाजी, कजरा भाजी, मछरिया भाजी, चनौरी भाजी, तिनपनिया भाजी, कुरमा भाजी, मुरई भाजी, चौलाई भाजी, करमत्ता भाजी, कांदा भाजी, मखना भाजी। ध्यान दीजिएगा है ना, चुनचुनिया भाजी हो गया, पुतका भाजी हो गया, पालक भाजी, बर्रे भाजी, गोभी भाजी, लसुआ भाजी, सरसों भाजी, कुसुम भाजी, चरोटा भाजी। तो ये हो गया आपका 30। चलिए और भी देखिएगा, देखिए चिरचिरा भाजी हो गया, उरला भाजी हो गया, गुडरू भाजी, मूंगा भाजी, आलू भाजी और लास्ट में भतवा भाजी। तो याद रखना है ये सबको। चलिए देखिए कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा मलखम्ब खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए कितने रुपए जारी किए हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 23,50,000 रुपये। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 23,50,000 रुपये। चलिए ध्यान से देखिएगा कि नारायणपुर जिले के दोस्तों मलखम्ब खिलाड़ियों ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में खेलो इंडिया प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए गोल्ड, सिल्वर से लेकर ब्रॉन्ज मेडल जो है हासिल किया है। और देखिए कि छत्तीसगढ़ से 16 खेलों में दोस्तों है ना गए 106 खिलाड़ियों में से 7 खेलों के जो है 29 खिलाड़ियों ने जो है पदक जीते हैं। ध्यान दीजिएगा। इस कामयाबी के बाद छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने विजेताओं को 23,50,000 रुपये की जो है नगद राशि खिलाड़ियों के बैंक खातों में दोस्तों भेज दी गई है। ध्यान दीजिएगा कि इसमें सर्वाधिक 2 लाख रुपए का जो इनाम है नारायणपुर के राकेश कुमार वर्दा को मिला है। और इस खिलाड़ी ने दोस्तों व्यक्तिगत और टीम इवेंट मिलाकर स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक अपने नाम किया है। ध्यान दीजिएगा। और नारायणपुर में दोस्तों मलखम्ब खेल की बोर्डिंग एकेडमी के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र और राज्य शासन के बीच समझौता होने वाला है। तो ये सब पॉइंट इम्पोर्टेंट है। मलखम्ब के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? तो नारायणपुर जिला। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये सब पॉइंट इम्पोर्टेंट है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से किसकी जयंती पर छत्तीसगढ़ में ऐच्छिक अवकाश की घोषणा की गई है? तो किसकी जयंती पर? यहाँ पर देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ध्यान देना है, माता बहादुर कलारीन। ध्यान दीजिएगा, माता बहादुर कलारीन। चलिए डिटेल से देखिएगा।
ध्यान दीजिए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार दोस्तों छत्तीसगढ़ में महुआ बोर्ड की स्थापना की जाएगी, इसको भी ध्यान देना है। और पूजनीय माता बहादुर कलारीन के महिला सशक्तिकरण के योगदान को है ना याद रखने के लिए दोस्तों उनकी जयंती पर ऐच्छिक अवकाश का जो है प्रावधान किए जाने की घोषणा की है। और 12 मार्च को दोस्तों कलार समाज के द्वारा है ना बहादुर कलारीन की जो है जयंती मनाई जाती है। ध्यान दीजिएगा कि माता बहादुर कलारीन के नाम पर दोस्तों छत्तीसगढ़ में बेटियों को वीरता के क्षेत्र में भी ना पुरस्कार दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि बहादुर कलारीन जी की जो है प्रचलित किस्से लोक कथाओं में सुनने को मिलते हैं। और राज्य के दोस्तों बालोद जिला से 26 किलोमीटर की दूरी पर चिरचारी गांव में उनकी जो है स्मारक व मंदिर स्थित है। ध्यान देना है कि इसे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा दोस्तों संरक्षित है और इसे बहादुर कलारीन की माची के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ये सब पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और ये वाला प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023-24 के बजट में कितने वृहद सिंचाई योजना के नवीन कार्यों के लिए प्रावधान है। तो वृहद सिंचाई योजना पूछा गया है, प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 218। ध्यान दीजिएगा 218। तो याद रखना है दोस्तों, है ना, पूछ सकता है वृहद, पूछ सकता है मध्यम, पूछ सकता है लघु, पूछ सकता है। ध्यान देना है कि वर्ष 2023-24 के बजट में दोस्तों वृहद सिंचाई योजना के 218, मध्यम सिंचाई योजना के 75, लघु सिंचाई माफ करिएगा, लघु सिंचाई योजना के 840 और एनीकट स्टॉप डैम के 598 तथा बाढ़ नियंत्रण संबंधी 256 नवीन कार्यों के लिए दोस्तों प्रावधान किया गया है। कितना कितना दोस्तों याद रखना है ना, तो इम्पोर्टेंट है ये। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ में कितने नए मत्स्य प्रक्षेत्र एवं हेचरी की स्थापना की जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 3। ध्यान दीजिएगा 3। तो याद रखना है दोस्तों कि है ना ग्राम जो है किकिरमेटा दुर्ग और ग्राम दुब्बामेटा सुकमा जिला एवं बालोद में दोस्तों 3 नए मत्स्य प्रक्षेत्र एवं हेचरी की स्थापना की जाएगी। और देश में दोस्तों मत्स्य पालन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को बेस्ट इनलैंड स्टेट का जो पुरस्कार है वो मिल चुका है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज उत्पादन में दोस्तों 5वां है ना, याद रखना है मत्स्य बीज उत्पादन में 5वीं और मत्स्य उत्पादन में देश के दोस्तों 6वें स्थान पर है। ध्यान देना है। और प्रदेश में पिछले 4 सालों में दोस्तों मत्स्य बीज उत्पादन में 20% की वृद्धि हुई है। साथ ही मछली पालन करने वाले किसानों को दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा 40 से 60% तक की जो है सब्सिडी दी जा रही है। ध्यान दीजिएगा कि राज्य में नील क्रांति और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से 9 चाइनीज हेचरी और 364.92 हेक्टेयर संवर्धन क्षेत्र नया निर्मित हुआ है। और इससे राज्य में दोस्तों मत्स्य उत्पादन में 29% की वृद्धि हुई है और अब जो है यह बढ़कर याद रखना है 5.91 लाख टन हो गया है। ओके, ध्यान देना है कि हेचरी किसको बोलते हैं, है ना। मन में सवाल उठा होगा कि हेचरी किसे बोलते हैं। तो हेचरी उसे बोलते हैं जहां से किसान दोस्तों मछली पालन करने के लिए मछली के बच्चों को लाते हैं और तालाब या पोखर में डाल देते हैं, ठीक है, और उसे दोस्तों अपने ही तालाब में मछली के साइज को बड़ा करते हैं, उसे ही हेचरी कहते हैं। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ में संचालित बाल देखरेख संस्थाओं से बाहर जाने वाले बालक बालिकाओं के पुनर्वास के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन है, वैसे भी पिक में दिया हुआ है तो ऑप्शन बनना चाहिए। ऑप्शन ए है ना सही है, मुख्यमंत्री बाल उदय योजना। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए डिटेल से देखिए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में संचालित बाल देखरेख संस्थाओं से बाहर जाने वाले बालक बालिकाओं के पुनर्वास के लिए मुख्यमंत्री बाल उदय योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है और इसके लिए बजट में 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही बाल संप्रेक्षण गृह से बाहर जाने की जो आयु है 18 से 21 वर्ष करते हुए पुनर्वास योजना बनाई गई है। ध्यान देना है राज्य सरकार द्वारा दोस्तों इन जो है बालक बालिकाओं के शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और आवास के लिए सहयोग करेगी। ओके, हाल ही में चर्चित धूमनाथ मंदिर यह किस जिले में स्थित है। तो धूमनाथ मंदिर पूछा गया दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है मुंगेली। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुंगेली जिला में है धूमनाथ मंदिर। चलिए डिटेल से देखिएगा।
ध्यान दीजिएगा कि वही मुंगेली जिला अंतर्गत दोस्तों सरगांव में धूमनाथ मंदिर, ठीक है, धूमनाथ मंदिर भगवान धूमनाथ या धूमेश्वर शिव को समर्पित है और यह मंदिर कलचुरी काल में निर्मित हुआ था। ध्यान दीजिएगा कि यह जो है पूर्वाभिमुख मंदिर है और निर्माण योजना की दृष्टि से पंचरत्न मंदिर है और मंदिर के गर्भगृह में दोस्तों सिंदूर से पुती हुई प्रतिमा स्थापित है जिसे स्थानीय लोग धुमेश्वरी देवी के नाम से पूजा करते हैं। ओके, तो ये किस जिले में है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, पूर्वाभिमुख मंदिर है, ये है, ठीक है, ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए, गागर बांकी लिंक जलाशय योजना किस संभाग की पहली योजना है जहां एक बांध से दूसरे बांध को पानी दिया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है सरगुजा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सरगुजा। तो याद रखना है दोस्तों कि सरगुजा जिले के अंबिकापुर के बांकी डैम को बलरामपुर जिले के गागर बांध से पानी देकर नया जीवन जो है दिया जाएगा। तो ध्यान देना है बांकी डैम किस जिले में है और गागर बांध किस जिले में है ना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गागर बांध बलरामपुर जिला और बांकी डैम सरगुजा जिला। ओके, ध्यान देना है कि गागर से जो है बांकी तक पानी पहुंचाने के लिए 20 किलोमीटर लंबी जो है पाइपलाइन बिछाई जाएगी और सरगुजा जिले की यह पहली योजना होगी दोस्तों जहां 2 बांध पाइपलाइन के जरिए पानी देने जुड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा और देखिए कि गागर बांकी लिंक जलाशय योजना पर 125 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है सहयोग करेगा और देखिए इससे बलरामपुर जिले के राजपुर और अंबिकापुर के 6000 हेक्टेयर खेत जो है सिंचित होंगे। सरगुजा संभाग में दोस्तों अपनी तरह का यह पहली योजना है जब एक बांध से दूसरे बांध को पानी दिया जाएगा और 3 साल में दोस्तों योजना पूरी होगी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए, किस कार्यक्रम के लिए छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग को राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच अवार्ड 2022 पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है अंगनामा शिक्षा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अंगनामा शिक्षा। चलिए डिटेल से देखिएगा। ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग को राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है और राज्य में समग्र शिक्षा द्वारा संचालित अगनमा शिक्षा कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022 के लिए किए गए कार्य के लिए स्कॉच अवार्ड 2022 पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है। ध्यान देना है और यह जो कार्यक्रम है छत्तीसगढ़ की महिला शिक्षिकाओं के समूह द्वारा दोस्तों संचालित की जा रही है और इस वर्ष इस कार्यक्रम का 3रा वर्ष होगा और प्रति वर्ष इसमें महिला नेतृत्व द्वारा कुछ नया डिज़ाइन शामिल किया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि स्कॉच अवार्ड एक स्वतंत्र संगठन द्वारा प्रदत्त देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो लोगों, परियोजनाओं और संस्थाओं की पहचान करता है जो देश को दोस्तों, ठीक है, जो भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं और इस अवार्ड को दोस्तों 2003 में स्थापित किया गया था। यह अवार्ड डिजिटल, वित्तीय और सामाजिक समावेश के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रयासों के लिए प्रदान किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए, भारतीय फिल्म द एलिफेंट व्हिस्पर्स के डायरेक्टर कौन है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कार्तिकी गोंजाल्विस। ध्यान दीजिएगा, कार्तिकी गोंजाल्विस। चलिए डिटेल से देखिए कि 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में भारतीय फिल्म द एलिफेंट व्हिस्पर्स ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीत लिया है और इसे कार्तिकी गोंजाल्विस ने डायरेक्ट किया है दोस्तों और इसके प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा है। ध्यान दीजिए, देखिएगा कि इस फिल्म में इंसान और जानवर के बीच के प्यार और उनकी बॉन्डिंग को बड़ी ही खूबसूरती से इस डॉक्यूमेंट्री में उतारा गया है और वहीं देखिए फिल्म RR के गाने जो है नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड जीता है और SS राजमौली की यह फिल्म है दोस्तों और गाने को जो है MM किरावनी ने कंपोज किया है और वहीं चंद्र बोस ने इसके जो है लिरिक्स लिखे हैं। ओके, तो ये सब है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये वाला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखिए, वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर छत्तीसगढ़ के राज्य सकल घरेलू उत्पाद मतलब GSDP में उद्योग का प्रतिशत योगदान वर्ष 2022-23 में क्या है? यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर देखिए बी सही है 49.88%।
ध्यान देना है उद्योग का 49.88%। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए कि वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर दोस्तों छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में उद्योग का प्रतिशत योगदान वर्ष 2022-23 में 49.88% है। ध्यान दीजिएगा, याद रखना है। और वहीं ध्यान देना है कि 2011-12 के ही स्थिर भावों पर ही दोस्तों छत्तीसगढ़ के वर्ष 2022-23 के जीएसडीपी में सेवा मतलब सर्विसेज का 33.21%, 33.21% योगदान है सेवा का। कृषि वानिकी और मछली उद्योग का जो है 16.91, याद रखना 16.91% योगदान है। ध्यान देना है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। उद्योग का कितना है ना, सेवा का कितना है, कृषि वानिकी मछली उद्योग का कितना है ना जीएसडीपी में 2022 में, ध्यान देना है। और आधार वर्ष 2011-12 तो इम्पोर्टेंट है, इसको आर्थिक सर्वेक्षण से लिया गया है, इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। निम्नलिखित में से कहाँ माँ दंतेश्वरी के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन को देखिएगा और इसका जवाब आप लोग कमेंट्स में करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। शुक्रिया, और अधिक से अधिक सपोर्ट करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा दोस्तों, ठीक है। डाटा वाला प्रश्न को बनाने में बहुत मेहनत लगता है यार, शेयर करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।